जोहर, जय भीम, नमस्कार। मैं सुब्रत कुमार प्रधान, अधिवक्ता, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश सचिव हूँ और मैं शासन प्रशासन का विभाग संभालता हूँ। आज जो 12 कोड़ाहाट स्टेडियम में रैली की गई थी, इससे चक्रधरपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? चक्रधरपुर की जनता को ये संदेश देना चाहता है कि हम लोग अभी का भारत आज़ाद होने का बाद और झारखंड गठन होने का बाद भी जो भी समस्या पूर्ववत बने रही है उसको समाधान करने के लिए हम लोग का कॉस्मो ह्यूमनिज्म नीति जो विजय मार्कर नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है, उनका गहन अध्ययन मंथन के जरिए और उसके मार्फत हम लोग सारे समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग विश्वास है कि हम लोग का नीति के तहत हम लोगों को और पूर्ण रूप से उनका मानवता का उनको पूरा विकास करेंगे और झारखंड और देश का हम लोग सर्वांगीण विकास कर सकने में हम लोग सक्षम होंगे। हम लोग का पूर्ण विश्वास है। ये जो रैलियाँ जो आयोजित हुई थी, किन क्षेत्रों को लाने में हम लोग सक्षम हुए? रैली झारखंड में हम लोग का पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव 2019 से हम लोग शुरुआत किए थे और उसके बाद पार्टी का नीति से प्रभावित होकर और झारखंड सरकार के मौजूदा सरकार से भी नीतियों से त्रस्त होकर और केंद्रीय सरकार की नीतियों सरकार में जो भी है सत्ता में रहे उनसे त्रस्त होकर के लोग एक विकल्प चाह रहे थे और करीबन मोर देन 60% इलाका जो कि ज़िला है हमारे झारखंड के सभी लोग से प्रतिनिधित्व आए हुए थे और उनका उपस्थिति और पाया गया और उन लोग पूर्ण विश्वास में है। हम लोग लगभग 60% सीट में विधानसभा में हम लोग प्रत्याशी देंगे। वर्तमान सरकार से आपकी जो पार्टी है अलग क्यों है और कैसे है? आपकी नीति क्या है? इस पार्टी का स्टेट क्या आप अलग करना चाहते हैं जो आपको यहाँ की जो जनता है वो? अब तक देश में केंद्र सरकार के बारे में पहले बता रहा हूँ, जो भी सरकारें रही हैं जनता से वादा करती है मगर वो नीति को पॉलिसी में एक्ट में ढाल करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करके जनता के तक पहुंचाने में कहीं पर उनका मनोबल या फिर इच्छा शक्ति नहीं होता। सिर्फ बरगला करके ही वोट लेकर के सत्ता में आसीन होने का एक पॉलिसी रहते ये हो रहा है और हम लोग ये बीजेपी सरकार में जो भी वादा किया उन्होंने चुनाव से पहले और ये हम लोग देख पा रहे हैं आज 9 साल के बाद में सिर्फ लोगों को छला गया और पॉलिसी हम लोग का उनसे काफ़ी डिफरेंट है और बहुत सारा मैटर में एम एंड ऑब्जेक्टिव मानकर साहब के द्वारा ये कॉस्मो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो दिया गया है इसमें हम लोग का एम्स एंड ऑब्जेक्ट है और बड़ी हुए सेक्टर के में भी जैसे कि भारत का मूल समस्या क्या है, जातीय भेदभाव जो ज़्यादातर है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय पूंजीवाद, क्रोनी कास्ट कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म एंड कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसी बेस पर ये जो सरकारें सत्ता में आ रही है और यहाँ के मूल निवासी लोगों का साथ में भेदभाव हो रहा है। आज की सेंसस और आंकड़ा वगैरह भी देख लीजिए, आज कितने % के लोगों के पास में कितने संसाधन हैं। यदि ये राज्य हमारा वेलफेयर स्टेट था, इतने सारा स्टेट थे, पॉलिसीज़ वगैरह थे, तो फिर भी इतना डिसिमिलरिटीज, इतना बेमनस्यवाद क्यों पैदा हुआ? इतने गैप्स, कोई रंक है तो कहीं 1% लोगों के पास में नियर अबाउट मोर देन 70% आज संसाधन आज वहाँ पर है। तो आज कहीं ना कहीं संविधान की उन सारी बातें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और ख़ास करके ओबीसी समुदाय जो कि सेंसस में उनका तय होना चाहिए 1931 के बाद में सेंसस नहीं हुआ और हर एक पार्टी छला है। भारत का पहला प्रधानमंत्री देवगौड़ा हुए ओबीसी प्रधानमंत्री, उनके समय में रिजोल्यूशन लाए थे मगर अटल बिहारी वाजपेयी उसको खारिज करते गए। इसी तरह कलेलकर कमीशन को भी गटर में डाल दिया गया, जबकि भारत के पहला कानून मंत्री बाबा साहेब अम्बेडकर उन्होंने ये ओबीसी कौन है उनके लिए कमीशन गठन करने के लिए मांग पर ही उन्होंने अपना कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद में नेहरू जी को बनाना पड़ा कलेलकर कमीशन। कलेलकर का अध्यक्ष जो है वो भी ब्राह्मण बने मगर उनका जो रिकमेंडेशन आया गया उसको 10 साल तक ठंडा बक्सा में डाल दिया गया। फिर नरसिंह राव की सरकार आए तो फिर उन्होंने रिकमीशन, पुराना हो गया रिपोर्ट, फिर रिकमीशन मंडल कमीशन, उसको भी 20 साल, आज इंदिरा गांधी हुआ, राजीव गांधी हुआ। तो
तो आज ये बिहार में जो जातीय गणना हुआ है, अब वो सुर मिला रहे हैं, ये वही लोग हैं कि जो कि पिछड़ी का साथ में ऐतिहासिक भेदभाव कर अन्याय किया हुआ, उन लोगों का अपना हक, फंडामेंटल राइट्स, ये जो आर्टिकल 15, 16 ये फंडामेंटल राइट्स था, आर्टिकल 340 के तहत में ओबीसी लोगों को अधिकार दिया गया था, और उसको फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करके कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनके साथ में। तो ये हम लोग को ठीक करने के लिए मानकर साहब के द्वारा ये 10 दिसंबर 2019 को एक विस्तृत पिटीशन वगैरह दिया गया, जिसमें कि संविधान का साथ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशन में बहुत सारा ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर कर रहा है, मगर उसको धरातल में उतार नहीं रहा है। इसको हम लोग लागू करेंगे। कोल्हान में सर 2 सीटें हैं, चाईबासा और जमशेदपुर है। लोकसभा में पार्टी का क्या स्टैंड है? यहाँ पर उम्मीदवार उतारेगी कि इसके बारे में अगले आने वाले 2029 में? निश्चित रूप से कोल्हान का धरती ही पार्टी को पहले ही, पार्टी का जो मेन लोग हैं, फाउंडर्स है, यही के लोग हैं, और लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ाए भी। मैं खुद लड़ा जमशेदपुर लोकसभा से, और पश्चिम सिंहभूम से भी उतारा गया था प्रताप बांद्रा जी को। और तो इस बार निश्चित रूप से पार्टी का विस्तार हुआ है करीबन सारा प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी तक में, और पूर्ण जोर से हम लोग अपना नीति को लेकर के जनता के तक जाएंगे। और ये राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं पूरा हर एक क्षेत्र में फेलियर हुआ है। ना झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड की जनता को संतुष्टि मिला है, ना केंद्र सरकार के द्वारा। विधानसभा में सत्तारूढ़ जो जेएमएम पार्टी है, उससे आपकी मुकाबला है। 14 से 15 सीटें आती है फिलहाल में, उसमें पार्टी की क्या रणनीति है? 15 सीट में लड़ेगी या कुछ आधा सीट में लगेगी या किसी से गठबंधन करेगी? इसमें पार्टी का क्या स्टैंड है? लोकसभा चुनाव तो पूरा लड़ेगी, और विधानसभा में तो पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। और यदि कहीं से गठबंधन हम लोग का नीति के साथ में, यदि किसी के साथ में मिलान हो रहा है, ऐसे भी हैं अम्बेडकरवादी और भी दल लोग हैं, तो हम लोग एक गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर एक तृतीय मोर्चा हम लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। परंतु जेएमएम जो कि अबुआ झारखंड के नाम पर सत्ता में आ रहा है, परंतु आदिवासी लोगों का साथ में वो न्याय देने नहीं सका है जो कि संविधान में है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में, यूनाइटेड नेशंस का ऑब्लिगेशंस में है। ये इंडिजिनस पीपुल्स है, यहाँ का माइंस पर, यहाँ का जल जंगल ज़मीन पर उनको रॉयल्टी मिलना चाहिए, और ये मानकर साहब प्रतिबद्ध है कि उनको रॉयल्टी जो 27% रिजर्व है झारखंड में, उनको वहाँ पर हक है। और यदि वो हक उनको मिलता है तो आज कोई भी आदिवासी बच्चा पैदा होगा तो करोड़पति बच्चा पैदा होगा, और पलायन विस्थापन को संपूर्ण रूप से रोका जाएगा, और यहीं पर उनका संसाधन और उनको दिया जाएगा, और मानव पूर्ण रूप से वो विकसित हो, सारा संसाधन हम लोग मुहैया करा सकेंगे। अच्छी तालीम, अच्छी ये वर्ल्ड लेवल का कुछ यूनिवर्सिटी आज एजुकेशन में ना झारखंड आगे में है ना भारत में आगे। 100 यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं है, जबकि निचले पौधों में हम लोग लास्ट बट 1 है। अगर तो आपकी सरकार एपीआई झारखंड में सरकार बनाती है, आपके कोल्हान क्षेत्र में विस्थापन से लोग दंश झेल रहे हैं, इसमें पार्टी की क्या स्टैंड होगा? किस तरह से इसको दूर किया जाएगा विस्थापन से होने वाले परेशानियों को? नेचुरली पश्चिम सिंहभूम झारखंड के सबसे रिच मिनरल पॉन डिस्ट्रिक्ट है, और ये झारखंड सरकार, जैसे कि उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, उड़ीसा स्टेट आयरन फैक्ट्री, स्पॉन्ज फैक्ट्री, इस तरह का जो संसाधन खुद वो राज्य सरकार खुद वो कर रही है, जिससे कि भी सोना मिल रहा है, अभी और सारा मिनरल्स मिल रहा है। तो ज़्यादा जितना, क्योंकि हम लोग का माइनिंग ऑफिसर्स कम नहीं है, भारत सरकार, भारत से सबसे उच्च कोटि का माइनिंग ऑफिसर, माइनिंग कॉलेज हमारा यहाँ है, तो टेक्नोक्रेट्स की कमी नहीं है। झारखंड सरकार और बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर के पूरा कोर प्रोडक्शन इसी क्षेत्र में दे करके, इसी क्षेत्र में लोगों को परमानेंटली एम्प्लॉय करेगी, और फिर हम लोग जितना भी यदि रॉयल्टी का एक्सकवेशन हो रहा है उनको आपको रॉयल्टी भी दिया जाएगा, और 1% लोगों का भी पलायन विस्थापन हम लोग रोकने में सक्षम होंगे। और स्वरोजगार के मामले में उच्च तकनीक हम लोग लाएंगे, उच्च से उच्च वर्ल्ड लेवल का तकनीक हम लोग गांव-गांव तक, जैसा चाइना जापान में विलेज इंडस्ट्री, उसको वर्ल्ड लेवल में उनका मार्केट है, उस लेवल का हम लोग एजुकेशन भी देंगे, और लोगों में जागरूकता आएगी, पलायन विस्थापन निश्चित रूप से रुकेगा। राज्य की समस्याओं के लिए आप जनता को जिम्मेदार मानते हैं या नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं? इसमें पार्टी का क्या स्टैंड है? जनता तो लोगों का साथ में छल किया ही है, और दुर्भाग्यवश जनता ने भी उस तरह स्तर का नेता लोगों को चयन करने नहीं सकी है। कारण अज्ञानता।
तो बहुत सारे पार्टी लोग, ज़्यादातर उन लोग देख रहे हैं मीडिया में, लोगों को भ्रमित करके, लड़ा करके, बाइपोलराइजेशन करके वोट लेते हैं। परंतु ये पहली पार्टी है कि जनता को अपना हक व अधिकार का ज्ञान देते हुए और किस तरह से उसका जैसा होगा पॉलिसी मेंटेन, बजट का पैसा कहाँ पर खर्चा होगा, किस तरह से फॉर्मूले से लेने से वो सर्वांगीण विकास होते चला जाएगा, उस पर हम लोगों को बड़ा कर्तव्यनिष्ठ वर्कर्स ये लोग काम कर रहे हैं, जनता तक पॉलिसी पहुंचा रहे हैं और ये हम लोग कामयाब जरूर होंगे। और दुर्भाग्यवशत झारखंड के जनता अभी सही प्रतिनिधि चुनाव नहीं करना सके। फलस्वरूप देखिए, माइनिंग घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, करीबन जितने साल, आज 23 साल का सरकार हो गए, आज यहाँ पे स्थानीय नीति यहाँ पे बनाने नहीं सका, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट गाइडिंग है, रेसिडेंस ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द रेसिडेंट ऑफ हिज फादर। यदि किसी व्यक्ति है, इनके स्थानीयता का आधार क्या होगा, उनके पिता से होगा, तो उनका क्या होगा, उनके पिता से, तो डेफिनेटली एक जगह में गड़ेगा। इस क्लियर कट पॉलिसी है, कहीं ना कहीं डाट बनाने में उनको कमजोरी है, जबकि उड़ीसा में सक्सेसफुल पॉलिसी है। जाते जाते अंतिम सवाल सर, चक्रधरपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चक्रधरपुर की जनता को बस ये संदेश देना चाहेंगे कि चक्रधरपुर विधानसभा और झारखंड के लिए और देश के लिए एपीआई एकमात्र विकल्प है और जनता जल्दी से जल्दी समझे उनका हक व अधिकार और वोटिंग राइट्स। एक वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक वोट में भी वो हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग भी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका नीति पॉलिसी किस तरह से विकास हो सकता है। ये राशन चावल से विकास नहीं होगा, ये धर्म से, पोलराइजेशन से विकास नहीं होगा। उसके लिए परफेक्ट पॉलिसी है, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, सारे प्रोजेक्ट हम लोग का पास में है। ये वर्ल्ड लेवल का मानकर सबका वर्ल्ड लेवल का स्टडी है, वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिस्ट जो डेवलपमेंट का जो पैमाना होता है उनको स्टडी करते हुए और ये बनाया गया है और ये फेलियर वाला नहीं है। इसलिए एम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एपीआई इज द अल्टीमेट वो पार्टी हो सकता है आपके लिए यदि आप विकास चाहते हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस जो कि सवर्ण लोगों के लिए है उनको 10% दिया है, तो ये ओबीसी लोगों के साथ में काफ़ी भेदभाव किया गया है। और पहले झारखंड में 73% पॉपुलर मेरिट के समय में 73% जिलावार आरक्षण दिया गया था तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में। तब हम लोग हाईकोर्ट में गए थे और 73% में भी पश्चिम सिंह में 0 ओबीसी को दिया गया। तो हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि रिजर्वेशन कैनॉट बी मोर देन 50%, तो 50% तक सीमित होने पर ओबीसी को 0 किया। एक्चुअली मंडल कमीशन के तहत में 1993 का भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन के तहत 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना था, जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं। उसके लिए हर बार यदि हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सेंसस होना चाहिए। तो बिना सेंसस का आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% कैसे देते हैं? वो 3% है, 4%, उस पर सेंसस का ध्यान नहीं किया। और यह केंद्र सरकार तो भेदभाव कर रही है और यहाँ के जेएमएम और यूपीए सरकार भी वही फॉर्मूला को चालू किया हुआ है। जबकि तमिलनाडु में जब तक जनगणना नहीं करेंगे ईडब्ल्यूएस मैंने लागू करके स्टेट की मना कर दी। और तो ये एनडीए और यूपीए दोनों ही ओबीसी का प्रति भेदभाव कर रही है और हक अधिकार लुटता जा रहा है, नौजवानों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ओबीसी हेड में कोई राज्य सरकार का भी कोई बजट नहीं है, केंद्र सरकार का भी ओबीसी का डेवलपमेंट के लिए कोई हेड नहीं है, कोई बजट नहीं है। और मेरा पार्टी का तरफ से हम लोग 0% 5% बजट का हम लोग प्रावधान मिला था, कुछ पैसा मिला था, मगर वो सही नहीं है, जनसंख्या के मुताबिक नहीं है। यदि हेमंत सोरेन का सच्चा मन है, यदि उन्होंने सेंसस को जिन समर्थन दिया था भारत सरकार को कि सेंसस होना चाहिए 2010 का 21 का, तो राज्य में बिहार सरकार के तर्ज पर सेंसस कराए और ओबीसी को